हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे आज एग्जाम हुआ था, एएसओ का हुआ है, फिर सेकंड शिफ्ट में हुआ है, फिर थर्ड शिफ्ट में हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट के जितने जीएस क्वेश्चन आए थे उन सभी की ये आंसर की है। मैंने यहाँ पे इन सब में बहुत रिसर्च करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि जो इसका पेपर होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है। बच्चे जो अपने हिसाब से बताते हैं क्वेश्चन, उसके हिसाब से यहाँ पर होता है, कोई आंसर की आपकी नहीं आएगी। आप यही क्वेश्चन 100% एक्यूरेट मान के चलो। थोड़े बहुत कीवर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। ऑप्शंस में तो देखो, ऑप्शंस में तो रहता है कि हाँ, ऑप्शन सेम नहीं होंगे। ऑप्शंस क्योंकि बच्चे ने सिर्फ आंसर ही बताया होता है, ऑप्शंस नहीं बताए होते, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन मिल पाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे ये सिर्फ यही बता रहा हूँ मैं कि क्वेश्चंस पे आप ध्यान देना, ऑप्शंस पे ध्यान मत देना। ऑप्शन जो आपका आंसर वहां पे होगा वही आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, बाकी अदर ऑप्शंस को आप नहीं देखेंगे। बाकी जो मैंने ऑप्शंस लगाए हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 100% लोग देखना। और आपके आगे वाले जो एग्जाम्स है उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था कि लार्जेस्ट सिनेमा नेटवर्क इंडिया का कौन बन गया। देखो वैसे तो ये नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि जो पीवीआर है ना और आइनॉक्स है, इन दोनों का मर्जर हो गया था। जो इन दोनों का मर्जर है वो तो हो गया था फरवरी 2023 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए था। क्वेश्चन कहाँ से बना कि ये 28 अप्रैल 2024 में, ये क्या बनता है 28 अप्रैल 2024 में, ये भारत का सबसे ज्यादा सिनेमा थिएटर्स इनके इनके पास हैं। और अभी तक इनके पास कितने हैं, 1711 स्क्रीन है। तो भारत का सबसे ज्यादा सिनेमा नेटवर्क वाला ये कंपनी बन जाती है 28 अप्रैल 2024 में। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका आया था। और वर्ल्ड में अगर हम इसकी रैंक देखेंगे तो वर्ल्ड में ये फिफ्थ लार्जेस्ट सिनेमा नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। ओके। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, करंट अफेयर का तो नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपका स्टैटिक का बन गया अब, तो ये इसलिए आपका पेपर में आया है। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आपसे ये पूछेगा कि भारत का सबसे हाईएस्ट, मतलब कि जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड में स्थित आपका जो मूवी थिएटर है वो कौन सा है, तो वहां पे ना आप लोग यहाँ पे एक चीज लिख देना कि वो कौन सा है। यहाँ पे जो वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का भी बोल सकते हो आप, ठीक है। हाईएस्ट मूवी थिएटर इंडिया का कौन सा है, इंडिया का हाईएस्ट मूवी का जो थिएटर है वो कहाँ पे है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। ये लेके पालदेन में 2021 में इसे बनाया गया था। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे एक करंट अफेयर हो जाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपने इन चीजों को, ये चीज ध्यान देनी है। ओके, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीवीआर आइनॉक्स। ओके। अगला क्वेश्चन देखो, इंडियाज ओनली फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये आपको कौन से स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, दैट इज मणिपुर। ये आपको मणिपुर में मिलेगा। ये एकमात्र इंडिया का क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ओके। एशिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 समथिंग में क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, उत्तराखंड में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। 36 है या 34 है, 36 ही होगा बेसिकली। ओके। तो यहाँ पे हम बाकी जो हमारे हैं उनका भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे आपके बन सकता है। मेघालय में आपको, पहले चीज तो आप यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि इसे, जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, इसको 1954 में क्या करा गया था, एक तरीके से आप बोल सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में इसे स्थापित किया गया था। उसके बाद इसे 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया था। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं मेघालय की बात करूं, तो मेघालय में आपको दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट मिलेंगे जिसको आपको याद रखना है। और एक है यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो एक बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये आपको याद रखना है, वो कौन सा है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नोकरेक ये एग्जाम में कई बार आता है। अरुणाचल प्रदेश में आपको दो नेशनल पार्क मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, दो नेशनल पार्क मिलेंगे। और एक और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दो नेशनल पार्क कौन से आपको याद रखना है, नामदाफा नेशनल पार्क, एनएनपी लिख देता हूँ यहाँ पे। और मोलिंग नेशनल पार्क, ये भी आपको यहाँ पे रखना है। ओके। और एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि कौन सा है, एक यहाँ पे आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, एक मिनट में इसका ये टर्न ऑफ कर देता हूँ। एक यहाँ पे इसका आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, जिसका नाम क्या है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, असम के आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, असम में 7 नेशनल पार्क है, लेकिन आपको याद कितने रखने हैं, दो रखने हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि फेमस है वन हॉर्न राइनोज के लिए।
वन हॉर्न, एक सिंग वाले गैंडे के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा यहाँ पे आएगा आपका मानस नेशनल पार्क, ठीक है, मानस नेशनल पार्क भी ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार आता है। औरांग नेशनल पार्क भी आता है यहाँ पे, औरांग नेशनल पार्क। ये बेसिकली इसका नाम पहले क्या था, राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क था। इसका नाम हटा दिया गया कब, 2021 में असम गवर्नमेंट द्वारा। सिर्फ इसका नाम अब क्या है, औरांग नेशनल पार्क। ओके, मणिपुर में आपको मैंने बता दिया एक नेशनल पार्क है, जो कि आपका आंसर था। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जो कि ये कहता है आपका जो बीआईएस का हॉलमार्क है ना गोल्ड ज्वेलरी में, इसमें कितने डिजिट का क्या होता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो यहाँ पे आपको कितने डिजिट का यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिक कोड मिलेगा, जिसे हम हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ओके, जिसे हम बोलते हैं HUID नंबर, कई बार आता है HUID नंबर। तो ये जो HUID नंबर होता है ना, ये 6 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, ये 6 डिजिट का होता है। अब हम जानेंगे यहाँ पे इसके बेसिक फैक्ट्स को, ठीक है। तो ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसे हम HUID भी कहते हैं। गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया था सारी गोल्ड ज्वेलरी को, सारी गोल्ड ज्वेलरी को किस दिन, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने बोला था कि सारी जो गोल्ड ज्वेलरी है यहाँ पे हॉल मार्किंग होगी। गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया था। ये कब करा था इन्होंने, 1 जुलाई 2023 से। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। BIS जो है, जिसका आपका ये एग्जाम था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2016 में, ताकि ये स्टैंडर्डाइजेशन कर पाए, मार्किंग कर पाए और क्वालिटी सर्टिफिकेट दे पाए गुड्स को। ओके, हेडक्वार्टर अगर मैं बोलूँ BIS का कहाँ पर है, तो आप बता देना सर जी ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। और कभी अगर आपसे BIS के आगे एग्जाम में पूछ सकता है BIS के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो है प्रमोद कुमार तिवारी। प्रमोद कुमार तिवारी, ये भी आप लोग को याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है पुष्कर कैटल फेस्टिवल। ये जो पुष्कर, एक तरीके से आप बोल सकते हो मवेशियों का त्यौहार है, जानवरों का त्यौहार है, ठीक है। ये हम पुष्कर कैमल फेस्टिवल भी इसको कई बार बोलते हैं, पुष्कर ऊंट मेला भी कई बार बोलते हैं, पुष्कर मेला भी बोलते हैं। ये कौन से स्टेट में होता है, तो ये सभी को पता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान। लेकिन हमको साथ ही साथ में हमको बाकी भी यहाँ पे देखने हैं कि जो बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात में, ठीक है, ये जो फेस्टिवल होता है आपका कहाँ पे होता है, पहली बात तो याद रखना, इसे ये अजमेर में होता है। कहाँ पे होता है आपका, ये अजमेर में होता है, ठीक है। यहाँ पे हजारों की तादाद में कैमल्स, हॉर्स, ये सब ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ पे डांस भी होता है, फोक परफॉर्मेंस भी होती है, मटका फोड़ एक यहाँ पे कंपटीशन है, वो भी होता है। लंबी लंबी मूछ रखने का कंपटीशन भी, लॉन्गेस्ट मुस्टैच रखने का भी यहाँ पे होता है, ब्राइडल कंपटीशन भी होता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट का मेला है, लार्जेस्ट कैमल फेस्टिवल, ठीक है। गुजरात की कुछ फेस्टिवल याद रख लेना है आप लोग, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। रण उत्सव भी कई बार बोलते हैं, रन ऑफ कच्छ से याद रखना, रण उत्सव, ठीक है। मोढेरा, मोढेरा डांस फेस्टिवल भी कई बार एग्जाम में आता है। ओके, राजस्थान में आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, जैसे आपका क्या मिलेगा, गंगौर फेस्टिवल, ये आता है एग्जाम में, गंगौर फेस्टिवल, ठीक है। बूंदी उत्सव कई बार आ रखा है एग्जाम में, बूंदी उत्सव, ठीक है, बूंदी उत्सव आ रखा है। और यहाँ पे आपको कुंभलगढ़ फेस्टिवल भी मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, कुंभलगढ़ फेस्टिवल भी मिलेगा। हरियाणा में अगर मैं बोलूँ तो हरियाणा में आपको कौन कौन से मिलेंगे, सूरज कुंड, सूरज कुंड क्राफ्ट फेस्टिवल, क्राफ्ट फेस्टिवल यहाँ पे हो गया आपका। फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, गीता जयंती भी मिलेगी यहाँ पे कई बार, जो हमारी गीता होती है, गीता जयंती भी आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन का मिलेगा। गुग्गा, GUGGA, गुग्गा नवमी, गुग्गा नवमी भी मिलेगी आपको। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल भी आपको यहीं पे मिलेगा, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। मध्य प्रदेश में आपको कौन कौन से मिलेंगे, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, क्या मिलेगा आपको, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल। खजुराहो का फेस्टिवल, खजुराहो का फेस्टिवल। पंचमढ़ी उत्सव, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी उत्सव भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और लोकरंग फेस्टिवल भी आपको यहीं मिलेगा, लोकरंग फेस्टिवल भी आपको यहीं मिलेगा। बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है, छठ पूजा, है ना, ये आपको मिलेगा, छठ पूजा अभी हुई थी। सोनेपुर, सोनेपुर, ये भी कैटल फेयर है, सोनेपुर कैटल फेयर, जो कि कहाँ पे होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है, सबसे बड़ा मवेशियों का मेला है, यहाँ पर भी खरीद फरोख्त चलती है। और ये गंगा एंड गंडक नदी के कन्फ्लुएंस में होता है। कहाँ पर होता है ये, गंगा और गंडक नदी के कन्फ्लुएंस में होता है, सोनेपुर में। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में कई बार आता है। राजगीर, राजगीर फेस्टिवल भी होता है।
और बिहुला भी यहीं पे होता है, बिहुला। ओके, ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, एन अनसुटेबल बॉय। ठीक है, ये एन अनसुटेबल बॉय, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आज आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आपका करण जौहर है, ये आपको याद रखना है। करण जौहर ज्यादा आपके लिए हार्ड हो नहीं पाएगा। 2016-17 समथिंग में इन्होंने क्या किया था इसको, 2017 में समथिंग ये पब्लिश हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। अक्षय कुमार की का रियल नेम क्या है, हरि ओम भाटिया। ये भी आप लोग ध्यान देना, हरि ओम भाटिया है। इनकी जो बायोग्राफी है वो उन्होंने खुद नहीं लिखी है, ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद लिखते हैं, और जो यहाँ पे बायोग्राफी होती है कोई और लिखते हैं। तो आप बायोग्राफी ऑफ अक्षय कुमार, ठीक है, द इंडियन एक्टर, ये किसने लिखी है, मृणाल चंद्र देव ने। और सलमान खान की जो यहाँ पे बायोग्राफी है वो है आपकी बीइंग सलमान। ठीक है, ये जैस्मिन खान और सलमान खान खुद ने लिखी है दोनों ने। द मैन, ये भी इनकी बायोग्राफी है। द एक्टर, मतलब ये एक ही है, द मैन, द एक्टर, द लेजेंड। द लेजेंड भी यहाँ पे क्या है, इनकी पुस्तक है, मतलब किसी और ने लिखी है, मृणाल चंद्र देव ने लिखी है। शाहरुख खान की कौन सी है भाई, ये है स्टिल रीडिंग खान, स्टिल रीडिंग खान, ये बायोग्राफी है किसकी, यहाँ पे शाहरुख खान की। शाहरुख खान, एक पुस्तक का नाम है शाहरुख खान, ये भी इनकी बायोग्राफी है। किंग ऑफ बॉलीवुड भी इनकी बायोग्राफी है, किंग ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिसेफ इंडिया ने अनाउंस किया है, अपॉइंटमेंट किया है एक इंडियन स्टार को एज अ, यहाँ पे इन्होंने अपना गुडविल एम्बेसडर बोलते हैं हम इसको, नेशनल एम्बेसडर, हमारे भारत का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त करा है यूनिसेफ ने। ठीक है, पहले तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किसको करा है, करीना कपूर खान को। ओके, करीना कपूर खान को करा है। अब हम आगे देख लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है मई 24 2024, मई 4 2024 का। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। और यहाँ पे जो यूनिसेफ का यहाँ पे जो एक तरीके से आप स्लोगन यहाँ पे कह सकते हैं इंडिया में, वो क्या है, फॉर एवरी चाइल्ड, हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड, यहाँ पे इनका हैशटैग है, जो कि यहाँ पे इंडिया के लिए है। इनको यहाँ पर क्या हुआ, यूनिसेफ और इंडिया के 75 ईयर्स होने की उपलब्धि में, यूनिसेफ और इंडिया के 75 ईयर्स होने की उपलब्धि में इनको ये किया था। आयुष्मान खुराना को इससे पहले, आयुष्मान खुराना, ये याद रखना आप लोग, आयुष्मान खुराना इससे पहले, इनसे पहले क्या थे, यूनिसेफ के 2023 के यूनिसेफ के एम्बेसडर थे हमारे इंडिया के। क्योंकि ये चीज आप लोग ध्यान देना, इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे 2013 में, ये क्या थे, हमारे यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर थे इंडिया में। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, एग्जाम में कई बार आता है, न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। करंटली इसकी जो हेड है, ठीक है, वो कौन है, कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल। ये भी आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो, यूनियन कैबिनेट जिसको लीड कर रहे हैं अभी वर्तमान में, कौन लीड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, इन्होंने अप्रूव करा है कितने करोड़ रुपीस का वेंचर कैपिटल, यानी कि इनको फंड डेडिकेट किया गया है ताकि जो इंडिया का स्पेस सेक्टर है उसको यहाँ पर सपोर्ट कर पाए। तो ये 25 अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है। तो यहाँ पे कितना करा है भाई इन्होंने, इन्होंने करा है यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए इनका यहाँ पर प्रोजेक्ट वेंचर, जैसे आप बोल सकते हो वेंचर कैपिटल सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने पैसा एलोकेट किया है। चलिए, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई यहाँ पे ये आता है। सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में स्पेस मिशन स्टार्ट होता है इनकॉस पार से। इनकॉस पार का मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको इस्टेब्लिश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, 1962 समथिंग की बात है। और इसको लीड कर रहे थे कौन, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकोस पार को बदलकर इसरो कर दिया गया था। कब किया गया था, 15 अगस्त 1969 को। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। विक्रम साराभाई इसके पहले चेयरमैन बनते हैं, विक्रम साराभाई इसके पहले चेयरमैन बनते हैं। ये भी चीज आप लोग ध्यान दोगे। इंडिया ने अपनी, यानी कि इसरो ने अपनी पहली जो फर्स्ट सैटेलाइट है 1975 में रसिया यानी कि यूएसएसआर की मदद से लॉन्च की थी, जिसको हम बोलते हैं आर्यभट्टा, 1975 में किया था। इसरो के जो करंट जो चेयरमैन है वो कौन है, ये आपको पता होना चाहिए,
डॉक्टर श्रीधरा पनिकर सोमनाथ, ठीक है, PS सोमनाथ है, ये आप लोग ध्यान दोगे, जनवरी 15 2022 से बने थे। अगर मैं बात करूं चंद्रयान, अभी रिसेंटली चंद्रयान हमने लॉन्च किया था 3, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो वो है पी वीरा मुथुवेल, पी वीरा मुथुवेल इसके क्या है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, ये चीज आप लोग ध्यान देना, तो 14 जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था। और लैंड कब किया था हमारे मून में, तो ये क्या था, 23 अगस्त 2023 को। और इसी दिन 23 अगस्त 2023 को, मतलब 2023 अगस्त को हमने क्या मनाने की घोषणा करी है, नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा करी है। और 2024 में हमने पहली बार नेशनल स्पेस डे मनाया है। और इंडिया पहली कंट्री बन चुकी है जिसने मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करी है। लैंडर का नाम क्या था, लैंडर का नाम था यहाँ पे विक्रम, ओके। और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। और जहां पे चंद्रयान 3 ने लैंड करा है, उसको हमने क्या पॉइंट दिया है, उसको हमने पॉइंट दिया है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट हमने इसको क्या दिया है, इसका नाम दिया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये आपसे पूछा है, समथिंग ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ। ये इंडियन रिसर्च एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये कहाँ पे मिलता है भाई, ये है आपका मैसूरू में। आप चिंता मत करना, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये सारे के सारे PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक नीचे है, जाके ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टीचिंग और इंस्टीट्यूट है, बेसिकली आप बोल सकते हो लैंग्वेजेस का। तो ये कहाँ पर है, मैसूरू में है। अब बाकी भी हम लोग जानेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके एग्जाम में बाकी भी आ सकते हैं। ये हो गया आपका मैसूरू में ना, आपको एक और मिलेगा इंस्टीट्यूट, जिसे हम बोलते हैं ऑल इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको यहीं मिलेगा। कटक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कटक में आपको मिलेगा नेशनल नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRRI। शिमला में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि किसका है, ICAR का है। हैदराबाद में आपको बहुत मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद वाला, तो NIRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी यही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MSME, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MSME भी आपको यहीं पे मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN भी आपको यहीं मिलेगा। भोपाल में आपको क्या मिलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये भी आपको यहीं मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आपको यहीं मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी आपको यहीं मिलेगा। बाकी आपका देहरादून में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। देहरादून में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, सर्वे ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलिंग आपको देहरादून में मिलेगा, वो भी एग्जाम में कई बार आता है। अगला देखो, इंटरनेशनल, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 जनवरी में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 2018 से इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मनाना शुरू किया था, मतलब इसकी आधिकारिक घोषणा करी है। अब यहाँ पे आता है 12 जनवरी, 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये जयंती है किसकी, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद जी, जिनका रियल नेम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, है ना। 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, और ये वर्ल्ड हिंदी डे सबसे पहली बार कब मनाया गया था, 2006 में मनाया गया था। 4 जनवरी को हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे, है ना, वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल लिपि किसने बनाई थी, लुई ब्रेल ने बनाई थी, और इसे 2018 में बनाना शुरू किया गया था। 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, है ना, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, 2015 नहीं, सॉरी 1915, ठीक है। और इसे पहली बार मनाना स्टार्ट किया था 2003 से, ओके। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगला है एज ऑफ अप्रैल 2024 इंडिया हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रैंड मास्टर। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन टाइप का है, ठीक है, क्योंकि ये अप्रैल 2024 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे तो 84 होना चाहिए आंसर, लेकिन अभी करंट में कितने हैं, 85 है। ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि भारत के
फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर किस में होते हैं? यहाँ पे चेस में होते हैं। तो वो कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और ये कब बने थे? 1987 में बने थे। ओके। अभी रिसेंटली 85th ग्रैंड मास्टर बने, ये सबसे करंट है, अक्टूबर का बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो कौन बने? पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल, जो कि मई 2024 में बने हैं। जिसे आप लोग ध्यान देना। 84th कौन थी? 84th थी वैशाली रमेश बाबू। ओके। ये बनी थी दिसंबर 2023 में। और इन्हीं का भाई आर प्रागनंदा, ये भारत का 52nd चेस ग्रैंड मास्टर है, क्योंकि ये 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए थे 2018 में। तो ये कौन हो गए? वैशाली रमेश बाबू और आर प्रागनंदा। ये एकमात्र ऐसे भाई बहन की जोड़ी है जो अभी तक भारत में क्या बने हैं, क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो क्या है? सुब्रमन विजय लक्ष्मी। सुब्रमन विजय लक्ष्मी 2001 में बनी थी। ओके। अगर मैं यंगेस्ट आपसे वुमेन ग्रैंड मास्टर पूछूं तो आप क्या बोलोगे? कोनेरू कोनेरू हम्पी। ये कब बनी थी कोनेरू हम्पी? ये 15 साल की एज में बन गई थी। आज की डेट में नवंबर 2024 में टॉप चेस प्लेयर कौन है वर्ल्ड के? तो मैग्नस कार्लसन है। और ये है किसके हिसाब से? ये है फाइड रैंकिंग के हिसाब से। फाइड रैंकिंग होती है चेस वालों की। अभी टॉप 10 में भारत के आपको दो लोग मिलेंगे। थर्ड रैंक में आपको मिलेंगे अर्जुन एरिकेसी। ओके। और फिफ्थ रैंक में मिलेंगे आपको गुकेश डी गुकेश या गुकेश डी, आप लोग बता सकते हो। ठीक है। 84th हो गया आंसर। व्हाट इज द कैश रिवॉर्ड फॉर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए यहाँ पे कैश अमाउंट कितना दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1 लाख रुपए। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ओके। अगला यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट क्या है? कैश रिवॉर्ड तो आपको मिल गया है 1 लाख का, साथ में इसमें मिलता है एक मेडल, साथ में आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट, और साथ में आपको मिलता है एक साइटेशन। ओके। एक तरीके का प्रशस्ति पत्र आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ था? इससे पहले इसका नाम था बाल कल्याण पुरस्कार और बाल शक्ति पुरस्कार। इन दोनों को रीनेम कर क्या बना दिया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ओके। अब ये बच्चों को दिए जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया में। और ये अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। हर साल मिलता है ये अवार्ड। और ये अवार्ड सिर्फ मिलता है 5 से 18 साल के बच्चों को। इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं। ये मिलता है कितनी कैटेगरी में? ये 7 कैटेगरी में दिया जाता है। ओके। अभी 2024 का जो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, ये 19 बच्चों को दिया गया। सबसे पहले ये पुरस्कार था, ये 1996 में दिया गया है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। म्यूजियम ग्रांट स्कीम, क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बन पाया, बच्चे ने सिर्फ कीवर्ड बताया था। ये बताया था लास्ट में कि सर ये पूछा था कि कौन से कवर करेगा एरियाज, मतलब जो ईयर्स हैं कौन से साल के लिए म्यूजियम ग्रांट स्कीम यहाँ पे लाई गई है भारत में। तो यहाँ पे ये आंसर है आपका 2021 से 22, मतलब 2022 से 2026 के बीच में यहाँ पे म्यूजियम ग्रांट स्कीम को एक्सटेंड या फिर लगाया गया है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, पर्टिकुलरली इसे 2013 में क्या करा गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसे 2013 में यहाँ पे क्या किया था? शुरू किया गया था। नेशनल म्यूजियम कब स्टैब्लिश किया गया था? 1949 में न्यू दिल्ली में। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर जो ये जो म्यूजियम ग्रांट स्कीम है, इसके तहत यहाँ पे जो मैक्सिमम अलॉटमेंट है हेल्प का, वो 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी म्यूजियम को, अगर वो एक म्यूजियम स्टैब्लिश करना चाहता है। इसकी 3 कैटेगरी होती हैं। एक तो गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना चाहती है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर का है, और तीसरा यहाँ पे इनका पर्टिकुलरली मिक्सचर है। ओके। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में यहाँ पे म्यूजियम होते हैं भारत में, जिसके अंतर्गत लाए गए हैं। IUCN की यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं। तो IUCN का यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका लोगो क्या होता है? लोगो आपको पता है ना, पांडा होता है। वॉज स्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो ये आप सभी को पता है, 1948 में IUCN स्टैब्लिश होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या क्या है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। 12 का सीधा 18 हो गया ये। ओके, लेट इट बी। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बात नहीं, से आप 13 मान लेना, आगे को आप ऐसे ही कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे IUCN का यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि भाई क्या है? तो यहाँ पे 1948 होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्टैब्लिशमेंट होती है। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को हम UN डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा।
करंट में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? वो थे त्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। ओके, इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है अभी वर्तमान में? तो वो है पर्वतनई हरीश, पी हरीश। इनसे पहले कौन था? रुचिरा काम्बोज थी। ये अभी कब बने हैं? 1 सितंबर 2024 में। 1946 में यूनिसेफ स्टैब्लिश हुआ था, यूनिसेफ। ओके, यूनिसेफ स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? न्यूयॉर्क में मिलेगा। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट भी स्टैब्लिश हुआ था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में। ओके, 1944 में यूनेस्को स्टैब्लिश हुआ था, यूनेस्को स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? पेरिस में मिलेगा। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, ये भी स्टैब्लिश हुआ था 1944 में। ओके, जिसकी जिसकी अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? क्रिस्टलिना गॉर्जिवा। इसकी फर्स्ट डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? भारत की गीता गोपीनाथ बनी है। ओके, वर्ल्ड बैंक भी स्टैब्लिश हुआ था 1944 में। ओके, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? वॉशिंगटन में ही मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? वो है इंडिया के अजय बांगा। और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है अभी? इंदरमीत गिल, इंदरमीत गिल है। और अगर मैं बात करूं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल सीएफओ या फिर एमडी अगर आपसे बात करूं तो आप बता देना, वो भी इंडियन है, अंशुला कांत। ओके, 1948 में किसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हुई है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एब्दोनम, टेड्रोस एब्दोनम इसके वो हैं। 1919 में किसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है? आईएलओ की हुई है। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। ओके, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। When was इलेक्ट्रिसिटी एक्ट केम इन इंडिया? भारत में कब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था? तो ये बहुत सिंपल है। और सिंपल तो क्या है, खैर ये थोड़ा स्टैटिक वाला पार्ट हो गया यहाँ पे आपका। तो इसका आंसर है आपका 2003। ओके, 2003 में आया था। अब हम जानेंगे बाकी चीजें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1910 में क्या आता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आता है। ये इंडियन है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ओके, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वो आया था 2003 में। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को 26 मई 2003 में लॉन्च किया, मतलब केम इनटू फोर्स, यानी कि इसको लागू किया गया था ताकि कंपटीशन को प्रमोट कर पाए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर पाए और सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, ठीक है, उसको सभी एरिया तक पहुंचा पाए। 2005 में वैट लागू हुआ था भारत में 1 अप्रैल 2005 में। 1992 में सेबी का एक्ट आया था। सेबी के वर्तमान में मधावीपुरी बुच चेयरमैन है। सेबी स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ है। कब? 1 जुलाई 2017 में। पहला स्टेट जिसने जीएसटी लागू किया है दैट इज असम। ओके, विच आर द फॉलोइंग रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट? इनमें से कौन सी रिवर जो है ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है? तो यहाँ पे यह है आपकी महानदी। ईस्ट टू वेस्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी। ठीक है, लूनी रिवर कैसी है? जो कि कहाँ पे गिर जाती है? एक तरीके से आप बोल सकते हो रन ऑफ कच्छ में नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। ये भी आप ध्यान देना, अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है। अगर मैं ईस्ट की रिवर की यहाँ पे बात करूं आपसे, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? यहाँ पे आप देखोगे महानदी। ये महानदी नहीं है, माही है। ठीक है, ये माही है, महानदी। ठीक है, महानदी जो कहाँ से निकलती है? धमतारी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, छत्तीसगढ़ के। ओके, महानदी में ही आपको भारत का सबसे लंबा डैम अगर आप बोलोगे तो वो है आपका कौन सा? हीराकुंड डैम। वो आपको उड़ीसा में मिलेगा, वो आपको वही मिलता है महानदी में। गोदावरी, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रियंबक प्लेटियो से निकलती है, महाराष्ट्र से। कृष्णा, ओके, कावेरी, कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से निकलती है। दामोदर, सुवर्ण रेखा, पेनार रिवर, पेनार रिवर, ठीक है, ब्राह्मणी रिवर और शारदा रिवर भी सब कहाँ बहती है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो इसका आंसर क्या होगा? महानदी, जो कि आपकी क्या है? पर्टिकुलरली आपकी वेस्ट से ईस्ट बहती है ना? ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट इंक्लूडेड अंडर बुद्धिस्ट टूरिस्ट स्पॉट? बुद्धिस्ट टूरिस्ट स्पॉट कहाँ होंगे? जहाँ पे बुद्ध ने कभी कुछ किया होगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पावापुरी ऐसा है जहाँ पे बुद्ध से रिलेशन कुछ नहीं है। क्यों नहीं है बता देता हूँ। पावापुरी में
बेसिकली क्या हुआ था, जो वर्धमान महावीर थे जैन धर्म के संस्थापक, इनकी डेथ हुई थी। किसकी? महावीर जी की डेथ हुई थी। महावीर का जन्म हुआ था 540 बीसी में और इनकी डेथ हुई थी 443 बीसी में। ये चीज आप लोग ध्यान देना, 72 एज में इनकी डेथ हो गई थी। और ये वर्धमान महावीर 24th तीर्थंकर थे, किसके? जैन धर्म के। 23rd कौन थे, आप मुझे लिख के बताओ कमेंट में, मैं देखूंगा कितने बच्चे यहाँ तक पढ़ रहे हैं। लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था लुम्बिनी। कहाँ पर है लुम्बिनी? आपको नेपाल में देखने को मिल जाएगा। बोध गया, बोध गया में क्या हुआ था? बुद्धा जी को अटेनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अटेनमेंट। ठीक है। श्रावस्ती में बुद्ध भगवान ने सर्वाधिक क्या दिए हैं? उपदेश दिए हैं। कुशीनगर में किसकी? यहाँ पे जो बुद्धा जी हैं, इनका महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आप लोग को ध्यान देना है। ओके। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द होस्ट कंट्री फॉर अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? तो यहाँ पे 2022 में कहाँ पे हुआ था? ठीक है। तो 2000 अल्बानिया, ये कहाँ मिलेगा आपको? अल्बानिया में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, अल्बानिया में हुआ था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है। पाकिस्तान में रिसेंटली क्या हुआ है? पाकिस्तान में एससीओ की 23rd एनुअल काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है 15 से 16 अक्टूबर के बीच में 2023 में इस्लामाबाद में। रशिया में ब्रिक्स समिट हुआ है, 16th ब्रिक्स समिट। ये ब्राजील में होना था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे G20 चल रहा है। ब्रिक्स समिट हुआ कहाँ पे? कजान में हुआ। और ये कहाँ पे हुआ था? अक्टूबर 22 से 24 के बीच में, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। अच्छा, अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हमको टोटल यहाँ पे 9 मेडल मिले हैं, जिसमें से एक जो गोल्ड है, एक जो सिल्वर है, 7 है ब्रोंज। एक जो ये गोल्ड लाए हैं वो लाए हैं चिराग चिकारा। चिराग चिकारा 57 केजी में यहाँ पे गोल्ड लेके आए हैं। ओके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने इंक्रीज कर दी है अपनी एक अमाउंट 10 लाख से कितनी? अक्टूबर 2024 में। तो बेसिकली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, पहली बात तो आप लोग याद रखना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये लॉन्च होती है कब? 8, यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ पे ये लॉन्च होती है 8 अप्रैल 2015 में। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और ये जो स्कीम है, ये क्या करवाती है? मैक्सिमम उस टाइम पे ये 10 लाख तक का लोन देती थी, किसको? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को, नॉन कॉर्पोरेट एक्टिविटी को, एमएसएमई एंटरप्राइजेस को, माइक्रो, एमएसएमई भी नहीं बोलेंगे, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज के लोगों को ये लोग 10 लाख तक का लोन देते थे। अब यहाँ पे ना जो इस लोन में 3 कैटेगरी होती थी। सबसे पहले होता था आपका शिशु शिशु लोन, जो कि 50,000 तक का था। किशोर लोन, जो कि यहाँ पे 50,000 से 5 लाख के बीच में था, 5 लाख के बीच में था, 50 के। फिर आता था यहाँ पे तरुण। ओके, तरुण था आपका 10 लाख तक का। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, एक और कैटेगरी जोड़ दी, जैसे हम बोलते हैं तरुण प्लस। अब यहाँ पे 10 से 20 लाख तक का यहाँ पे लोन आपको दिया जाएगा। तो ये उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपका 20 लाख तक का इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और ये कब बताया गया था इनके द्वारा? यूनियन बजट 2024-25 में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। ओके। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप बाय इंडिया? इंडिया में पहली डेवलप की गई वैक्सीन कौन सी है? ओके, तो वो कौन सी है भाई? वो है प्लेग। समझ में आ गया? वो है कौन सी? यहाँ पे आपको मिलेगी प्लेग। ओके। प्लेग को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत में सबसे पहले इसको क्या किया था भाई? यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1897 में। ठीक है। और जो फर्स्ट ये वैक्सीन थी, ये इन्होंने करी थी, किसने? डॉक्टर हैफकिन ने। डॉक्टर हैफकिन ने यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया था। अब हम पढ़ेंगे बाकी चीजों के बारे में। दुनिया की सबसे पहली जो वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन जो है वो कब बनी थी? स्मॉल पॉक्स बनाई गई थी, किसके द्वारा? एडवर्ड जीनर के द्वारा। अब इन्होंने बताया क्या था? बेसिकली बनाई तो नहीं थी, इन्होंने बताया था कि जो लोग इफेक्टेड हैं काउपॉक्स से वो इम्यून हो जाएंगे, किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए भी। ये बेसिकली इन्होंने बताया था। तो वैक्सीन भी इसलिए इनको बोलते हैं। पोलियो की वैक्सीन जॉन साल्के ने बनाई थी और एल्बर्ट सेबिन ने बनाई थी। रेबीज की जो वैक्सीन है, लुइस पास्चर ने 1885 में क्या करी थी? खोजी थी। टीबी बेसिकली इसकी वैक्सीन तो नहीं, लेकिन इसका जो बैक्टीरिया था वो रॉबर्ट
कूच ने, रॉबर्ट कूच ने डिस्कवर किया था। इसका बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये टीबी का बैक्टीरिया है। ओके, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से अक्टूबर 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेंशनर जो थे उन्होंने बोला है कि अब जो पेंशनर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको एडिशनल पेंशन दी जाएगी कितने साल के बाद में। बेसिकली इसमें और भी चीज़ें हैं, वो आपको मैं सारी सारी चीज़ें बता दूंगा। तो यहाँ पे 80 साल की उम्र वाले लोगों को यहाँ पे अब 80 साल की उम्र होने के बाद यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा पेंशन दी जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो उनकी बेसिक पे है उसका 20% यहाँ पे इंक्रीज होगा उसके बेसिक पेंशन में। इसके बाद अगर ये 85 से 90 हो जाते हैं तो ये 30% इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर ये 90 से 95 के बीच में होते हैं तो 40% इंक्रीज होगा। और अगर ये पर्टिकुलरली 100 तक अगर हो जाते हैं 95 से 100 के बीच में, तो यहाँ पे इनकी जो बेसिक पेंशन है उसमें 100% का इजाफा, यानी कि पेंशन इनकी डबल हो जाएगी 100 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन रेलवे स्टेशन, बोरीबंदर रेलवे, फर्स्ट भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये आपका है बोरीबंदर रेलवे स्टेशन। क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया की जो पहली रेलवे थी वो कब ओपन हुई थी? 1853 में हुई थी। वो कहाँ से हुई थी? 32 किलोमीटर रेलवे लाइन थी बॉम्बे से थाने के बीच में। और ये जो बॉम्बे से थाने के बीच, ये बॉम्बे वाला जो रेलवे स्टेशन था ये बोरीबंदर रेलवे स्टेशन ही था। ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो लागू की गई थी, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया में अप्रैल 16 1853 में इसको चलाया गया था। ये बोरीबंदर कौन सा वाला स्टेशन है? बॉम्बे वाला स्टेशन ही है, थाने के बीच में, जिसमें 14 कोचेस थे, 400 पैसेंजर इसमें बैठे थे, पहली पैसेंजर ट्रेन। हालांकि जो सबसे पहले यहाँ पे चलाई गई थी वो तो बेसिकली आप बोल सकते हो कमर्शियल ट्रेन थी, लेकिन ये आपकी पैसेंजर ट्रेन है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। उधमपुर रेलवे स्टेशन जो है, उधमपुर रेलवे स्टेशन, अब ये जो बोरीबंदर वाला रेलवे स्टेशन है ना, इसका नाम क्या कर दिया है इन्होंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये अब इसका नया नाम है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया है? कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, मार्टियर है ये, ठीक है, शहीद क्या हो गया? कैप्टन तुषार महाजन। मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो राजस्थान में है। ओके, इसका नाम कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बता दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया है सीडी देशमुख के नाम पर, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, क्योंकि सीडी देशमुख भारत के गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। ये तो थे आज़ादी के बाद के 1947 में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, तब कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ क्या थे? इसके पहले गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन देखो, विच इंडियन पोर्ट अथॉरिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली फॉर बीइंग एन इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन द एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म? ये 25 अक्टूबर का करंट अफेयर है। यहाँ पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुर्मगांव पोर्ट अथॉरिटी। ओके, मुर्मगांव पोर्ट अथॉरिटी जो है ये गोवा में है, पहली बात तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आता है ना, वो आपका आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। इसको हम नहावा शेवा भी कहते हैं, नहावा शेवा भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट भी यही है, कंटेनर पोर्ट, ठीक है। मुंद्रा का पोर्ट आपको मिलेगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? गुजरात में। हजीरा पोर्ट भी आपको हजीरा गुजरात में मिलेगा। कांडला का जो पोर्ट है इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइम्स डीलिमिटेशन, जिसे हम परिसीमन आयोग भी कहते हैं, भारत में कितने बार स्टैब्लिश हुआ है? 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कितने बार हुआ है अभी तक? ये 4 बार स्टैब्लिश हो गया है। ओके, ये 4 बार स्टैब्लिश हो गया। अब हम जानते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है भाई? डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 बार बैठा है, 1953 में, 62 में, 1972 में और 2002 में। ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? जब भी हर बार इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद जनसंख्या बढ़ती है, तो यहाँ पर जो राज्य और केंद्र है वहाँ पर लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट, जैसे एमएलए और एमपी जो होते हैं, इनकी सीट बढ़नी चाहिए उस स्टेट में या नहीं बढ़नी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर ये अपनी रिपोर्ट देता है। आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट बनाएगा हर सेंसस के बाद में। उठ के आर्टिकल 170 कहता है कि स्टेट जो होते हैं, ठीक है, वो डिलिमिटेशन एक्ट के द्वारा ही
यहाँ पे डिवाइड होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि विधायक कितने बनेंगे 170 आर्टिकल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया कंसिस्ट 7 आइलैंड। तो भारत की कौन सी सिटी में आपको 7 आइलैंड देखने को मिलेंगे? तो ये मुंबई है, आप सभी को पता है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत इसमें है नहीं। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स भी तो बोलते हैं इसको। ठीक है, कौन कौन से 7 आइलैंड्स थे भाई इसमें? बॉम्बे का आइजल, पारेल परेल, ठीक है, मझगांव, महिम, कोलाबा, वर्ली, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड। ठीक है, ये सब किसके थे? इन्होंने मिलकर ही क्या बनाया था? मुंबई बनाया था। सूरत को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। जोधपुर को हम बोलते हैं ब्लू सिटी, सन सिटी भी कहते हैं। अहमदाबाद को हम लोग बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बोस्टन ऑफ इंडिया। और इंडिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अहमदाबाद शहर। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। हैदराबाद को हम लोग सिटी ऑफ निज़ाम कहते हैं, सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, बैंगल सिटी भी कहते हैं चूड़ियों का, और हाईटेक सिटी भी हम लोग इसे कहते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो का जो है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाई? ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। ओके, इसरो का सेंटर है। श्री हरिकोटा में आपको मिलेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि इसरो का लॉन्च बेस है इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स के लिए। बेंगलुरु में आपको मिलेगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो का, जिसको 2019 में बनाया गया था, और यह रिस्पॉन्सिबल है गगनयान मिशन के लिए। गगनयान मिशन भारत का पहला मैन्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ये भी आप लोग ध्यान देना। कब इसे लॉन्च किया जाएगा आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो कि इसरो का एक और लॉन्च बेस है। भद्रक में आपको मिलेगा क्या? भद्रक में आपको मिलेगा व्हीलर आइलैंड, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ओके, अब्दुल कलाम आइलैंड। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ये है आपका आईटीआर, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे आपका क्रूज मिसाइल हो, एंटी शिप मिसाइल हो, और यहाँ पे सैटेलाइट की भी टेस्टिंग करी जाती है, जो हमको रॉकेट भेजने होते हैं। रॉकेट टेस्टिंग भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, ये मैं आप लोग को यहाँ पे बता चुका हूँ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। और अगर बीच में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्या कर दिए हैं, अगर स्किप कर दिए हैं, जैसे बीच में हुए हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे ठीक करके आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, और ये थे क्वेश्चंस। कल सुबह आपको मिल जाएंगे जेएसए के पूरी की पूरी जो जीए के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में, और जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चंस आपको, जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ ना स्टेनोग्राफर का, उसके भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल दे दूंगा, उसे पढ़ लेना, एसएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।